गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम खोज विधि के गुण, इससे पहले हमने खोज विधि के सोपान, खोज विधि होती क्या है, इसके जन्मदाता कौन थे, ये आपको हम पहले अध्ययन करा चुके हैं। खोज विधि के कौन से प्रवर्तक? आर स्ट्रॉन्ग। अर्थ क्या थे? हुरिस्क्यो आना मैं खोज करता हूँ। किसकी उत्पत्ति हुई थी? ग्रीक भाषा के हुरिस्क्यो हुई थी, जिसके हिंदी में अर्थ है मैं खोजता हूँ या मैं खोज करता हूँ। नवीन तथ्यों को एकत्रित करना। उसके बाद हमने आपको उसके सोपान के बारे में आपको कहा कि पहले सोपान था, उसमें समस्या का सूचन अर्थात समस्या की सूचना देना। बालक को पहले समस्या क्रिएट करना है, उससे पहले उसको अवगत करा देना। हम आपको ये समस्या क्रिएट करेंगे, तो पहले तो समस्या की सूचना देना, फिर जैसे कोई भी समस्या हो, ये आपको खोज विधि साइंस से रिलेटेड है तो साइंस की समस्या देंगे हम बालक को। उसके बाद हमने आपको बताया समस्या अभिसूचना। समस्या अभिसूचन का अर्थ तो उसका किस प्रकार से कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, किसके लिए इसका उपयोग करना, उसकी सूचना देना, अवगत कराना, ये आपको दूसरे सोपान के अंतर्गत बताया था। तीसरा सोपान था वो था समस्या का विश्लेषण करना। जब वो सोपान की सूचना दी थी, समस्या अवगत करा दी, फिर उसका विश्लेषण अर्थात व्याख्या करना। सौर ऊर्जा को हम कहाँ कहाँ किस प्रकार से एकत्रित करके क्या क्या कर सकते, विश्लेषण हो गया। विश्लेषण के बाद हमने आपको बताया था प्रयोग एवं तथ्य संकलन। बालक को प्रयोग करके बताना, सौर ऊर्जा से हम खाना पका सकते हैं, सौर ऊर्जा हमारे लिए इन कार्यों के लिए उपयोगी है, ये सारी चीज़। उसके बाद मूल्यांकन आ गया, मूल्यांकन संभावित समाधान, उसके बाद सत्यापन, फिर विधि का स्वरूप पढ़ाया था। ये आपको हम आपकी नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करा चुके हैं। आज हम खोज विधि के गुण, जब गुण है वहाँ लिमिट्स भी आएंगी, फिर साइंस के जो भी इसमें उदाहरण फिट किए गए हैं वो उदाहरण भी आएंगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसमें गुण। पहला जो इसका गुण है वो है वैज्ञानिक और क्रांतिक। इस विधि से छात्रों को, नंबर 1 है वो है इस विधि से छात्रों को वैज्ञानिक ढंग से, इस विधि से छात्रों को वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का व्यावहारिक ज्ञान देकर इस विधि से छात्रों को वैज्ञानिक विधि से व्यावहारिक ज्ञान देकर जीवन की समस्याओं के लिए तैयार किया जाता है। जीवन की समस्याओं से निजात पाने को तैयार करना। कौन सी विधि के द्वारा? ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा। समस्याओं के लिए तैयार किया जाता है। समस्याओं के लिए तैयार करना कौन सी विधि कहती है? ह्यूरिस्टिक। इस विधि से छात्रों को वैज्ञानिक विधि से व्यावहारिक ज्ञान देकर, जी हाँ, उनको ये व्यावहारिक ज्ञान देकर जो जीवन में आने वाली समस्या है उनके लिए तैयार करना। या आपके भविष्य में आपके साथ ये घटना हो सकती है, तो आप उन समस्याओं को किस प्रकार से निजात पाओगे, या निजात करना। बालक को समस्या क्रिएट होती है विद्यालय के द्वारा। हमको ऐसा टॉपिक देते हैं, बालक नवीन तथ्य खोज के लाभ, मस्तिष्क पर कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और सारी जो तर्क शक्ति है उनका बालक क्या करने लगता है? उपयोग करने लगता है। तो व्यावहारिक उनको ज्ञान दिया जाता है, जिससे जीवन की जो समस्या है
उनके लिए बालक क्या हो जाए, पहले ही तत्पर हो जाए, अर्थात बालक को पहले ही ये ज्ञान हो जाए कि मेरे सामने अगर ये समस्या आए तो मैं उस समस्या का सॉल्व किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो नंबर 1 तो ये गुण हो गया। नंबर 2 गुण है उसका वैज्ञानिक और क्रांतिक अभिवृत्ति के लिए। जी हाँ, वैज्ञानिक और क्रांतिक अभिवृत्ति के लिए, वैज्ञानिक सही है, और क्रांतिक अर्थात क्रांति लाने वाली अभिवृत्ति के लिए इस विधि का प्रयोग दूसरी सब विधियों से अधिक प्रभावपूर्ण है। जी हाँ, इस विधि का प्रयोग दूसरी सब विधियों से अधिक प्रभावपूर्ण है। जी हाँ, अधिक प्रभावपूर्ण किस प्रकार से, अधिक प्रभावपूर्ण है। कैसे? वैज्ञानिक और क्रांतिक अभिवृत्ति के लिए वैज्ञानिक खोज अर्थात बालक में क्या दृष्टिकोण होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, खोज करेगा बालक, नई नई बुक्स पढ़ेगा, नई नई टेक्निकों को उसमें धारण करेगा। तो वैज्ञानिक और क्रांतिक मतलब क्रांति लाने वाला, नई चीज खोजने वाला अभिवृत्ति के लिए इस विधि का प्रयोग दूसरी सब विधियों से क्या है, प्रभावपूर्ण है, अधिक प्रभावशाली विधि है। कौन सी? खोज विधि। अगला जो इसका पॉइंट आता है वो है इससे शिक्षक छात्र से अधिक संपर्क में आ सकता है और छात्र शिक्षक के संपर्क में घनिष्ठता के अधिक अवसर मिलते। इस विधि के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत भी हैं। जी हाँ, जब ये सबसे बड़ी बात है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों में घनिष्ठता आती है। क्यों? एक दूसरे के अंदर क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। शिक्षक उसको समस्या देता है तो बालक की जो समझ में नहीं आती तो बालक क्या करता है, पहले तो स्वयं ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ तक हो तो उस बालक को स्वयं ढूंढना चाहिए। हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा है कि बालक को कम से कम बतलाना। जी हाँ, अगर आप बालक को समस्या उसको खोजने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करोगे तो बालक शिथिल हो जाएगा। बालक के देख गुरुजी अपने आप समस्या को हल करके देंगे, तो कम से कम बतलाना। फिर भी अगर बालक को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो शिक्षक उनका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो शिक्षक के और छात्र के बीच में क्या हो जाती है, घनिष्ठता आ जाती है और इससे दोनों के बीच में परस्पर आपस में संबंध अच्छे होते हैं और जो वो समस्या क्रिएट हो रही है उस समस्या को वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो हो गए आपके गुण। सबसे पहला हो गया छात्रों को वैज्ञानिक विधि के लिए व्यावहारिक ज्ञान देकर समझ जीवन के लिए तैयार करना। जी हाँ, जीवन में जो भी समस्या आए उनके लिए तैयार करना। अगला जो पॉइंट है वो है वैज्ञानिक और क्रांतिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्ति छात्रों में विकसित करना, साइंस के प्रति रुझान उत्पन्न करना और नई क्रांति लाना। जैसे आप आजकल सारे विश्व के डॉक्टर वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह सारे किसमें खोज में लो, कोरोना वैक्सीन की नई खोज में, तो वो क्रांति की तो हो जाएगा, क्रांति तो ला देगी, नई चीज़ें की तो नवीन खोज ही तो की जा रही है। वो खोज विधि के द्वारा ही सारी विधियों से सर्वश्रेष्ठ विधि कही गई है। और लास्ट का जो इसका गुण बताया वो था छात्र और शिक्षक के बीच में क्या होना, अंतःक्रिया होना। इसके बाद गुण के बाद इसके कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं। क्या सिद्धांत है वो देख लीजिए आप। नंबर 1 सिद्धांत है इसमें स्वयं करके सीखना। जी हाँ, स्वयं करके सीखना ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें। इसमें बालक को क्या किया जाता है, बताया ना, स्पेंसर ने बताया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी बताया, बालक को स्वयं प्रभावशाली लोकतांत्रिक होना चाहिए, स्वयं खोज करनी चाहिए। तो स्वयं बालक स्वयं ही खोजता है इसमें, तो उसको शिक्षक तो क्या है, मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। तो बालक इसमें क्या करता है, स्वयं जब टीचर उसको समस्या क्रिएट करता है तो बालक इसमें
स्वयं खोज कर कर नवीन खोज करना, स्वयं कार्य करके छात्र सीखता है, अतः इसमें स्वानुशासन, आत्मविश्वास, क्रियाशीलता क्या आती है इससे बालक में? स्वानुशासन अर्थात स्वयं में अनुशासन, बालक अनुशासित तो होगा। आप कोई कार्य दीजिए, बालक कक्षा में क्या हो रही है, आवाज़ ज़्यादा हो रही है, उद्दंडता ज़्यादा हो रही है, तो बालक को ऐसा कार्य दीजिए जिससे बालक क्या हो जाए, स्वयं अनुशासित हो जाए। तो इसमें क्या किसका विकास होगा? स्वयनुशासन। आत्मविश्वास, स्वयनुशासन, आत्मविश्वास, और इसका है इसमें आत्मनिर्भरता, स्वाध्याय, कठिन परिश्रम जैसी आदतों को विकसित करना, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। और कठिन जो परिश्रम होता है, खोज के द्वारा जो बालक परिश्रम करता है उसका भी इसमें विकास होता, आत्मविश्वास भी बढ़ता, क्रियाशील भी रहता है कौन? बालक। इन आदतों का छात्रों में विकास होता है। अगला जो पॉइंट है, इसका सिद्धांत है, वो है क्रियाशीलता। आत्मानुशासन होगा, वो हो जाएगा क्रियाशीलता। क्या हो गई? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में छात्र कार्य के आधार पर खोज करता है, वह केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं वरन स्वयं ज्ञान खोजने के क्रियाकलापों का भागीदार होता है। जी हाँ, निष्क्रिय श्रोता नहीं होता वो, श्रोता के बजाय क्या करता है वो? स्वयं ज्ञान, स्वयं क्या करता है? खोज करता है, स्वयं खोज करता है। छात्र स्वयं क्रियाशील होगा। शिक्षक ने कोई समस्या क्रिएट की तो एक श्रोता की तरह सुनेगा नहीं उसको, छात्र इसको लालायित होगा, रुचि जागृत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं जब शिक्षक कोई कार्य दे रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता है, और बालक करे तो मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो इस निष्क्रिय श्रोता की तरह नहीं बैठा रहता वो कि सो रहा हो, बैठा आज सुन रहा हो। श्रोता सोता दो तरह के होते हैं। कहानी में आपने सुना होगा, जो सो जाते हैं और जो सुनते हैं वो श्रोता होते हैं, सो जाते हैं वो सोता होते हैं। तो इसमें ना तो निष्क्रिय श्रोता की तरह नहीं होता, वो बालक स्वयं खोज करने के लिए इसमें प्रवृत्ति आती है। अगला जो पॉइंट है उसमें वो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा हो गया? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। इस विधि से छात्र को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलते हैं। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है? छात्र बाल मनोविज्ञान है, बालक की रुचियों के अनुसार ही उसको पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसको सारे क्रियाकलाप दी जाती। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार हुआ? बालक के रुचि के अनुसार हम उनको कार्य देते हैं तो बालक उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका दृष्टिकोण कैसा होगा? मनोवैज्ञानिक। छात्रों के द्वारा छात्रों के अनुसार ही क्रियाकलाप करना। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक हो गया, अब हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सृजन व विकास के लिए इस विधि का योगदान हो सकता है। छात्र वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना सीख लेते हैं, खोज की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, तो छात्र क्या करते हैं?
चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्वयं उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। स्वयं अपने आप में ही बालक उस कार्य को करने लगे रहते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रहते। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जो होते हैं, जो उनको ये पता नहीं मैंने जगा हूँ तब से मैंने खाया है नहीं खाया, बाल काटे या नहीं काटे, या फिर मैं नहाया हूँ ना धोया हूँ, क्योंकि उस इतना एकाग्रचित होकर उस कार्य को करते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई। तो बालकों के अंदर इस खोज विधि के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिवृत्ति भी पाई जाती है, अर्थात उसमें वैज्ञानिक दृष्टि को कार्य करने का विकास हो जाता है। इस विधि से छात्र जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है वह अपने प्रयत्नों द्वारा पूरी तरह से क्रियाशील होकर करता है। जो ये विधि है, खोज विधि है, इस विधि से छात्र जो भी कार्य करता है वो पूरी तरह से क्रियाशील होकर वैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है, अर्थात इसमें छात्र निष्क्रिय नहीं होता, शिथिल नहीं पड़ता, इसमें बालक सक्रिय होकर एकाग्रचित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। वह एक सच्चे अनुसंधानकर्ता के रूप में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करके स्वयं तथ्यों की खोज करता है। रिसर्च नाम सुना है ना आपको? अनुसंधान जो करता है, इसमें जो कार्य करने वाला होता है उसको अनुसंधान करता, खोज करने वाला अनुसंधान करता ही कहलाएगा। वो अपने बहुत सारे प्रदत्तों को अर्थात आंकड़ों को एकत्रित करके स्वयं अपने कार्य में क्या लगते हैं, संलग्न रहते हैं, तो उसको एक रिसर्च अर्थात अनुसंधानकर्ता की संज्ञा भी दी गई है। किसको? छात्रों को। इस तरह से प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनके मस्तिष्क में स्पष्ट एवं स्थायी हो जाता है। स्वयं छात्र करके जो कार्य करता है, स्वयं सीख के करता है, स्वयं कार्य में इसमें क्रियाशील होकर करता है, तो वो छात्र के मस्तिष्क पटल पर क्या हो जाता है, स्थायी रूप से हो जाता है, उसको छात्र कभी नहीं भूलता है। तो इसके सिद्धांतों में हमने पहला पढ़ा था करके सीखना। इसमें बालक में स्व अनुशासन की भावना आ जाती है, आत्मविश्वास हो जाता है और क्रियाशीलता की भावना विकसित होती है। बालकों में अच्छी आदतों इसके द्वारा विकसित की जा सकती है। दूसरा था क्रियाशील होना, स्वयं कार्य करता है इसमें बालक और निष्क्रिय नहीं होता, इसमें सक्रिय होकर कार्य करता है। तीसरा था वो था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बाल मनोविज्ञान के अनुसार अर्थात बालक की रुचि के अनुसार, अभिवृत्ति के अनुसार हम बालक को जो भी समस्या क्रिएट करेंगे उसके अनुसार बालक का दृष्टिकोण अच्छा होगा, अर्थात बालक की रुचि इसमें विकसित होगी। रुचि और योग्यता के अनुसार उनको अवसर मिलते रहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के छात्र वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना सीख जाता है और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का भी सृजन विकास किया जा सकता है। लास्ट जो पॉइंट था उसमें छात्र क्या करते हैं, अनुसंधानकर्ता के रूप में छात्र स्वयं में अपने आप में ही स्वयं खोज करने के प्रेरित हो जाते हैं और बालक के मस्तिष्क में जो स्पष्ट ज्ञान है वो स्पष्ट होकर स्थायी हो जाते हैं। ये आपके कुछ क्या थे, सिद्धांत थे। स्वयं करके सीखना, क्रियाशीलता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधानकर्ता के रूप में छात्र के विकास को स्पष्ट करना, अर्थात उसके ज्ञान को स्थायी बनाना। अगले इसके स्टेप आता है वो है लिमिट्स अर्थात सीमाएं। जहाँ गुण होंगे वहाँ सीमाएं भी होंगी। अब लिमिट्स क्या क्या है इसकी, वो है नंबर 1, इस विधि में शिक्षक बड़ी मंद गति से चल पाता है। क्या कहती है इसमें, इस विधि में शिक्षक मंद गति से चल पाता है। जी हाँ, क्योंकि बालक
शिक्षक करता है पहले तो, फिर बालक को समस्या क्रिएट करता है। मंद गति से तो होगा ही, क्योंकि शिक्षक बालक सारी चीज़ों को तो एक साथ कर नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, धीरे धीरे उन तथ्यों तक पहुँचेगा, उन सामग्री को एकत्रित करेगा, फिर प्रयोग करना सीखेगा। तो ये मंद गति से तो चल पाता है इस विधि में, एक साथ तुरंत तो होता नहीं है इसमें कार्य। और आधुनिक पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। आधुनिक पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, अगर इस विधि से हम करें, एक एक चीज़ों को, तथ्यों को, आंकड़ों को नवीन खोज के द्वारा हम इनको बतलाएं, तो हम हमारा पाठ्यक्रम जो वार्षिक कैलेंडर के अनुसार हमारा जो निर्धारित समय है, इतने समय में हमको इतना कोर्स करवाना है, उसको हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये विधि ही ऐसी है, इसमें खोज करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन के अंदर हम सारी चीज़ें खोज के ला के और उसको सिद्ध कर दे। जी नहीं, कहे तो आपको 5 दिन में हो जाए, कहे तो 5 महीने लग जाए, कहे तो 5 साल लग जाए, तो बहुत टिपिकल है। तो इसमें वैसे तो शिक्षक की ये योग्यता होनी चाहिए कि बालक के IQ के अनुसार, बालक के आयु के अनुसार, उनकी अभिवृत्ति और रुचि के अनुसार उनको समस्या क्रिएट करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा समय नहीं लग पाए और पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा हो जाए। अगली जो इसकी लिमिट्स है वो है प्रतिभावान शिक्षक और कुशाग्र बुद्धि बालकों के साथ प्रतिभावान शिक्षक और कुशाग्र बालकों के साथ प्रतिभावान शिक्षक और कुशाग्र बालकों के साथ यह विधि सफल हो सकती है और पूरी कक्षा में यह विधि सफल हो सकती है और पूरी कक्षा में प्रतिभावान शिक्षक और कुशाग्र बुद्धि के बालकों के साथ यह विधि सफल हो सकती है और पूरी कक्षा में शिक्षक छात्र में इसका संयोग केवल 20% ही हो पाता है। शिक्षक और बालक का संयोग, क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षक और बालक का संयोग 20% ही, कितने प्रतिशत? 20% ही हो पाता है। वो कैसे? अतः इस विधि, यह विधि स्कूलों में कुछ चुने हुए छात्रों के लिए ही उपयुक्त होती है। जी हाँ, क्योंकि सारे बालक तो इसके लिए कुशाग्र बुद्धि के नहीं होते, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ जड़ के होते हैं, कुछ औसत के, कुछ औसत से ऊपर होते हैं, कुछ औसत से नीचे होते हैं, कोई प्रतिभाशाली होता है, कुछ सृजनशील होता है। वो बालक तो इन नवीन खोजों में नवीन ज्ञान को एकत्रित करने के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात वो उन कार्य को करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और यह विधि उन्हीं बालकों के लिए सफल होती है, न कि मूल बुद्धि के लिए, न जड़ बुद्धि के बालक ये कार्य खोज कर ही नहीं पाते। तो इसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य, अर्थात बालकों का सहयोग कितने प्रतिशत? 100% बालक के मध्य नहीं हो पाता, अर्थात 20% ही, कुछ गिने चुने ही बालक ऐसे होते हैं जिनका छात्र एवं शिक्षक के मध्य में अंतःक्रिया स्थापित हो जाती है और बाकी के जो बालक हैं वो इस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते, अर्थात उन बालकों से खोज ही नहीं हो पाती, वो बालक ये कार्य कर ही नहीं सकते। तो शिक्षक और छात्रों के मध्य ये कार्य नहीं हो सकता। तो ये भी एक इसकी क्या है? लिमिट्स है। अगली जो लिमिट्स है वो है कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण भारतीय शालाओं में इसका ज्यों का त्यों उपयोग अव्यावहारिक है। जी हाँ, ये तो समस्या है ही है,
भारतीय जो विद्यालय, भारतीय जो स्कूल है, उसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात जो हमारा कैलेंडर बनता है, जो हमारा शेड्यूल है दैनंदिनी का है, या हमारा जो अनुपात बनाते हैं शिक्षक छात्र अनुपात 35+1, 35 बालकों में एक शिक्षक, तो वो अनुपात बिल्कुल ही गड़बड़ है। यहाँ 70 बच्चे बैठे और एक शिक्षक। तो जो ये उपयोग करा रहे हैं, जो ये हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो बालकों के और शिक्षक के बीच में तो जो के त्यों करवाना अव्यावहारिक हो जाएगा। अर्थात व्यवहारिक रूप में हम इस विधि को कर ही नहीं पाते, क्योंकि अनुपात ही कहाँ तो 70 बच्चे, कहाँ 35 बच्चे, तो 35-35 का भी डिवाइडेशन हो और एक शिक्षक उनके ऊपर हो, तो भी बालक में और शिक्षक में क्या हो सकती है, अंतःक्रिया होती है। बालक उनको रुचि जागृत, शिक्षक उनके लिए रुचि जागृत पैदा कर सकता है, उनकी अभिवृत्ति देख सकता है, उनको आपको समस्या होगी, समस्या का सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ हूँ। हर बालक की वो समस्या क्रिएट करके उनका समाधान करने का ग्रुप के अनुसार ग्रुपों में भी बांट देगा, तो एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी, बालक को क्रिएटिव बना सकते। लेकिन जब 70 और 100 की स्ट्रेंथ होती है और एक शिक्षक होता है, तब ये विधि काम की नहीं होती है। तो इसकी जो लिमिट्स थी वो 3 लिमिट्स बताई गई हैं। पहली है, इसमें शिक्षक मंद गति से चल पाता है और आधुनिक जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा, इसमें जो बताई कुशाग्र बुद्धि, अर्थात प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही हो सकती है ये विधि, और जो वैसे बालक है मंद बुद्धि और प्रकार की बुद्धि उनके लिए सही नहीं है। तीसरा जो बताया था, इसमें शिक्षक और बालक के बीच में संयोग स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि बालकों की स्ट्रेंथ इसमें क्या है, ज़्यादा है और शिक्षक एक, तो बालक और शिक्षक के बीच में इसमें अच्छे से अंतःक्रिया नहीं हो सकती। ये क्या थी इसकी लिमिट्स। अब इसमें बताया गया है कि किस दिशा में यह ह्यूरिस्टिक विधि अपनाई जाने चाहिए। जैसे इससे पहले मैंने प्रयोग प्रदर्शन में बताई थी ना वो विधि, तो कौन से में उपयुक्त है, कौन से में, जैसे अब इसको छोटी माध्यमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अगर करें तो ये विधि बिल्कुल ही क्या है, अनुपयुक्त विधि है। अगर उन बालकों के लिए इस विधि का हम प्रयोग करें, अनुपयुक्त बालक जानते ही नहीं है, कुछ बालक कैसे खोज करके लाएंगे। तो ये किस विधि के बालकों के लिए उपयुक्त है, मतलब ह्यूरिस्टिक जो विधि है वो किस दिशा में अपनाई जानी चाहिए, इसकी दिशा तय करनी है, किसकी, खोज विधि की। तो इसमें है, यह विधि माध्यमिक स्तर पर उन छात्रों के साथ जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से ऊपर है के लिए अधिक उपयुक्त है। जी हाँ, माध्यमिक स्तर के जो बालक हैं, जिनका सामान्य बालक से औसत ऊपर है, अर्थात प्रतिभाशाली, वही बात हो गई प्रतिभाशाली बालक। माध्यमिक स्तर के जो बालक हैं, माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं, उन छात्रों के साथ जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से ऊपर है अधिक उपयुक्त होगी। उसके लिए ये खोज विधि अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि उन बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम डेवलप कर सकते हैं। वो बालक साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित हो सकता है। अगली जो इसकी दिशा बताई गई है वो है कुशाग्र बुद्धि छात्रों के साथ भी यह विधि उन स्कूलों में अधिक सफलता के साथ प्रयोग की जा सकती है जहाँ प्रयोगशाला, पुस्तकालय बहुत संपन्न हो। जी हाँ, कुशाग्र बुद्धि, वो प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि के बालक हैं, वहाँ पर क्या प्रयोगशाला उन विद्यालयों में सही है जहाँ प्रयोगशाला और क्या है, पुस्तकालय, क्या है, पुस्तकालय, जहाँ प्रयोगशालाओं का प्रयोग हो रहा है, और पुस्तकालय जहाँ पर संपन्न है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। कोई भी कार्य ऐसे नहीं है इस खोज के लिए हमारे पास ये उपकरण नहीं है या ये बुक्स नहीं है, तो बालकों को जो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए उस दिशा में ये विधि सफल कही जाएगी। जीव विज्ञान के उन पाठों के लिए जिनमें छात्रों को वनस्पति का अध्ययन कराया जाता है, यह विधि बिना विशेष साधनों के सफल हो सकती है। जीव विज्ञान के जो पाठ हैं उनमें बालकों को सफल बनाए जा सकते हैं, उनके लिए यह विधि विशेष साधनों से सफल हो सकती है। तो उन्हीं
जगह उन्हीं विद्यालयों में इन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए या ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर के बालक जो भी कुशाग्र बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली जो बालक है उनके लिए विधि है वो कैसी होगी, अधिक उपयुक्त होगी। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए नहीं, उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक विद्यालय के बालकों के लिए। तो आज हमने आपको खोज विधि के गुण, उसके सिद्धांत, उसकी लिमिट्स और किस दिशा में इसको प्रयोग में लिया जा सकता है इसके बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।